मॉर्निंग। देखिए, लास्ट प्रॉब्लम देखा था हमने ये, और इसमें क्या हो रहा था, अपने पास में जो प्रकाश किरण थी एक साइड से दूसरे साइड में जा रही थी, यहाँ से एंटर की। दो बार रिफ्लेक्शन अपवर्तन दो बार हो रहा था कि एक बार इस वाली सतह पर अपवर्तन हुआ और दोबारा फिर इस वाली सतह पर अपवर्तन हुआ, दो जगह अपवर्तन हुआ। तो यहाँ पर देखा आपने, ये था अपने पास में। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, लेकिन उसमें क्या किया मैंने, अभी तो जो है कि इधर का माध्यम और इधर का माध्यम समान है। अगले केस में मैं क्या करूंगा, इधर का माध्यम और इधर का माध्यम अलग अलग करने वाला। तो फिर क्या करेंगे, मेथड सेम रहेगा कि आप एक बार यहाँ पर अपवर्तन के लिए अप्लाई करो, दोबारा यहाँ पर अपवर्तन के लिए अप्लाई करें। देखें, इसमें गिवन है आपको फिर से एक स्फेरिकल, ये कुछ ग्लास स्क्वायर गिवन है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। इसमें लाइट रे जो है पैरेलल आ रही है। इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.25, इधर का इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, और इधर है एयर, इसका मतलब 1। अब यहाँ पर कहता है प्रकाश किरणें जो है समांतर आ रही थी, ये आपको दिया है कि प्रकाश किरणें समांतर आ रही थी। इधर है ऑब्जर्वर, आई इधर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। अंतिम, दो बार अपवर्तन के बाद ऐसा कर लो, दो बार अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। ये इसकी त्रिज्या से हम आर ले लेते हैं और इसका सेंटर है सी, तो सी से ज्ञात कर लो आप कितनी दूरी पर किरणें समांतर आई। अपवर्तनांक का ध्यान रखिएगा, इधर 1.25, इधर 1.5 और इधर एयर, दैट मींस 1 लगाओ। कल का प्रॉब्लम अगर आपको समझ आया तो एक बार इधर लगाओ, एक बार तो अप्लाई करो, दूसरी बार मैं बताऊंगा आपको। पहली बार लगाओ, पहली बार लगाइए, पहली सतह से कितना आएगा, पहली सतह से क्या रहेगा, क्यू कितना है पहली सतह के लिए। भाई फॉर्मूला आप ये लगाओगे, अपना जो फॉर्मूला होता है ये था कि म्यू2 डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर। तो पहले अपवर्तन के लिए अगर मैं देखता हूँ, पहले अपवर्तन के लिए देखिए इसके लिए क्या रहेगा अपने पास में, बताइए मुझे। म्यू1 कितना है पहले अपवर्तन के लिए, म्यू1 1.2 1.25। प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, वो अपने पास में 1.5। यू कितना है, यू कहाँ से आ रही है प्रकाश किरणें, इनफाइनाइट से। हाँ समांतर है, तो ये इनफाइनाइट से, तो आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया और नेगेटिव लगा सकते हो कि इधर की तरफ, ठीक है, वो जीरो ही होना है, 1/infinity। और v अपने को ज्ञात करना है, r अपने पास में आ रही है, तो चलो आंसर r की टर्म में ही रहेगा कुछ अपना। तो अप्लाई किया आपने म्यू2, इसका 1.5 डिवाइडेड बाई v, ये हमें फाइंड करना है। म्यू1 1.25 डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स टू म्यू2 1.5 माइनस 1.25 म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई r, वो पॉजिटिव रहेगा। इस वाले सरफेस के लिए देखें कि जो लाइट रे इधर जा रही, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो 1.5 डिवाइडेड बाई वी, ये 1.5 माइनस 1.25 0.25 डिवाइडेड बाई आर। देखो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 6 कितना होता है 150,
इसका मतलब जो v है, यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई 6r, v की वैल्यू 6r। तो इससे जो एक प्रतिबिंब बना होगा 6r पर, अब वो किसके लिए, एक दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये इतना नोट कीजिए 6r और पॉजिटिव आया, ध्यान रखिएगा। इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको ये कि क्या हुआ है, 6r कहाँ पर बनी होगी। ये नोट किया आपने सभी ने। हो गया सर। हो गया। तो देखिए अब ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, क्योंकि दूसरे वाले के लिए हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है कि वो कहाँ पर होगा। ये देखें, ये था अपने पास में, और यहाँ पर जो समांतर किरणें आ रही थी, वो कहाँ पर मिल रही है, यहाँ से 6r पर, यहाँ से 6r पर। तो यहाँ से 6r पर ये मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया कि यहाँ से थोड़ी बैंड हो जाएंगी, और बैंड होने के बाद में ऐसे कहीं जाकर के 6r पर मिल रही है। ये इस अक्ष को कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी 6r पर मान लीजिए। ऐसे ये वाली किरण जो है ये भी क्या होनी चाहिए थी, इधर से जाएगी और कहीं वहां पर मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन तो यहीं पर हो जाएगा, ये किरण अभी इसको पास करेगी तब, तो क्या रहेगा, इसको हम मैं डॉट एट से शो करूंगा कि ये तो मेरे पास में एक्चुअली में बैंड दोबारा हो जाएंगी, जानी इधर चाहिए थी, लेकिन क्या होगी फिर से किससे माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, यहाँ पर ये अपने पास सघन माध्यम है, सघन से विरल में जा रही है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये अभिलंब कहाँ पर बनेगा, अभिलंब ये है, तो अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएंगी। तो जो इधर जा रही थी और दूर की तरफ मतलब इधर की तरफ, तो क्या होगा, ये जो प्रकाश किरणें यहाँ पर इनका दोबारा अपवर्तन होगा, दोबारा अपवर्तन के बाद में क्या होंगी, वो कहीं पहले ही मिल जाएंगी। एक्चुअल तो ये हुआ है, लेकिन अगर ये वाली सरफेस नहीं होती तो यहाँ पर मिलती। तो अब दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक तरीके से ये मैं I1 बोल देता हूँ, और ये अपने पास में फाइनल इमेज बनी है I2। I1 कौन से रिफ्लेक्शन से बनी है, फर्स्ट से। इस सरफेस को मैं पहली बोल देता हूँ और इस सरफेस को दूसरी। तो मुझे बताइए अब ये दूरी कितनी है, क्योंकि इसके लिए तो I1 ही ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 6r में से 2r माइनस कर दूं, 2r कौन सा माइनस किया मैंने, इसका डायमीटर। भाई यहाँ से 6r था तो यहाँ से कितना रहेगा 4r, ये सही है। तो अब दूसरे सरफेस के लिए अप्लाई कीजिए आप। देखिए प्रकाश किरण किधर जा रही है, राइट में, दाहिनी तरफ जा रही है। तो आपने यहाँ पर देखा, पहले तो μ1 डिसाइड कर लो। μ1 मतलब कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, 1.5 वाले से आ रही है। कहाँ पे जा रही है, हवा में जा रही है 1। अब u कितना है, इस वाले के लिए u, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है I1, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है 4r, तो ये हो गया आपका 4r और प्लस का लगा दीजिए फॉर्मूला, μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। μ2 ये 1 है, 1 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 ये कितना है 1.5, और ये पॉजिटिव है 4r। μ2 1 पॉइंट, अच्छा μ1 ये 1 है माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई r। तो इसको देखिए 1/v प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको 3/2 बोल सकता हूँ मैं, तो 3 माइनस 3/8 r इक्वल्स यहाँ से आएगा 1/2, तो माइनस 1/2 r। तो कितना होगा यहाँ से 1/v, देखिए इसको 1/v, और इसके लिए r का साइन क्या रहेगा, r का साइन हमने गलत पूछ किया, r का साइन नेगेटिव रहेगा, एक इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r नेगेटिव रहेगा ना इसका। देखिए क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये जो है इस वाले सरफेस के लिए आप रेडी शो करें तो इधर मापने जाओगे, जबकि प्रकाश किरण इधर जाए तो ये वाली दिशा अपने पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव, तो 1/2r होगा। तो 1/v कितना हो गया 1/2r प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8r। 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 1/v कितना हो गया फिर अपने पास में
ये गड़बड़ है क्या? एक बार चेक कर लो। मतलब इधर 7/8 होएगा। 1.7/8 बन रहा है ना। अच्छा, अब मैंने एयर ले लिया है ना उधर, ठीक है, मैंने एयर ले लिया। फिर ये 1/v और ये कितना रहा 1/2r प्लस, हाँ ये 7/8r बन गया ना, ठीक है 7/8r। तो फिर v कितना हो गया 8r/7, ठीक है, आ गया तो बाहर ही आया, आने को तो बाहर ही आया। 8r/7 तो कहाँ पर होगा, ये यहाँ से 8r/7 पर बना है, ठीक है, यहाँ से। तो अगर सेंटर से देखेंगे तो कितना हो जाएगा r प्लस 8r/7। तो देखिए I2 की C से दूरी कितना होगी r प्लस 8r/7, कितना होगा 15r/7, 15r/7। सर एक बार पिछला पेज दिखा दो। यस, देखिए हो गया सर। सर 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड। लिख लिया सर। इधर से नोट कीजिए जिनका नहीं हुआ। नोट कर लिया सभी ने? आगे चलें। तो इसमें देखिए अगर वेग की बात करते हैं, नहीं हुआ अभी? देखिए जिनका नोट नहीं हुआ है। हो गया होगा, देखिए आगे है जो वेग रहेगा अपने पास में, प्रतिबिंब का वेग। किससे प्रतिबिंब का, जो गोलीय सतह से बनेगी उसके बात कर रहे हैं, गोलीय सतह से अपवर्तन के पश्चात। ये अपने पास सरफेस हम ऐसा लेके चल रहे हैं और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया अपने पास में, ये आपका मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो कि v ऑफ ऑब्जेक्ट से चल रहा है और ये जो डिस्टेंस है अपने पास में ये u हो गई। तो इसका प्रतिबिंब कहीं पर बना है, यहाँ पर मान लीजिए वो भी कहीं इधर चल रहा होगा v इमेज, ये सब है अपने पास। ये पॉल है और अगर इधर का अपवर्तनांक μ1 है और इधर का अपवर्तनांक अगर μ2 है, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसी को याद करो फिर से कि μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब देखिए ये जो दूरी है एक तरीके से ये क्या है अपने पास में v है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बोलूं, ऑब्जेक्ट की चलने की दर क्या होगी, u किस दर से बदल रहा है समय के साथ, वो क्या होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो ये होगी du/dt। और अगर इमेज की बात करूं तो v जो है कि इमेज की स्थिति है वो समय के साथ में किस तरीके से बदल रही है, वो dv/dt। तो चलो मैं यहाँ पर इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ कि ये μ2 v का माइनस 1/v² इंटू dv/dt, 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x², 1/v का होगा माइनस 1/v² और टाइम के सापेक्ष कर रहे हैं तो dv/dt।
माइनस μ1 इंटू माइनस 1/u² इंटू du/dt, और इधर तो सब कांस्टेंट है, μ2 μ1 और r वो नियत है सब, तो जीरो होगा। नियत राशि का अवकलन कितना होता है? जीरो। तो चलिए आइए इधर आते हैं। μ2 डिवाइडेड बाय माइनस v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस μ1 डिवाइडेड बाय u² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू जीरो। हमें क्या 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 ज्ञात करना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ से अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, कितनी हो जाएगी? देखिए μ2 बाई μ1 इंटू कितना हो जाएगा? u² v²। इमेज की वेलोसिटी चाहिए थी ना अपने को, u² v²। उल्टा क्यों बन रहा है? μ2 बाई v μ1 बाई u, ये u², ये अच्छा ये उल्टा कर दिया ना मैंने, यहाँ पे उल्टा नोट कर दिया। ये तो है वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ठीक, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? μ1 बाई μ2 इंटू v बाई u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अगर वो भी चल रहा हो अपने पास में, स्फेरिकल सरफेस भी चल रही हो, तो फिर क्या किया था? पहले भी हमने क्या कर दिया था? उसके सापेक्ष ज्ञात किया था, तो उसको माइनस कर देंगे। सर एक बार और समझा। देखो ये अपने फॉर्मूला जो लगाते आए हैं, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब अपने पास में ये जो है u, अगर ये इधर जाएगा तो u बदलेगा। अब u किस दर से बदल रहा है? अपने पास वेग क्या होता है कि विस्थापन किस दर से बदल रहा है, वही अपने पास वेग होता है। तो इसका विस्थापन एक तरीके से u, अब u किस दर से बदलेगा? वो रहेगा अपने पास में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो मैंने यहाँ पर ये बोला है कि du/dt जो होगा वो क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब प्रतिबिंब मान लीजिए किसी समय पर यहाँ पर बन रहा था, उसके बाद में प्रतिबिंब की स्थिति जो है किस तरीके से बदलेगी समय के साथ में, मतलब v समय के साथ में कैसे बदलेगा, वो क्या है अपने पास में? प्रतिबिंब की वेग। तो dv/dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब 1/x², 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x², ठीक है, अवकलन। तो ये कितना आपने बोला यहाँ पर? μ2, वो एक नियत राशि है। v का समय के साथ में करना था, तो जैसे x का -1/x², तो v का -1/v² इंटू dv/dt माइनस μ1 इंटू ये कितना हो जाएगा? -1/u² इंटू du/dt एंड इक्वल्स टू जीरो। तो कितना हुआ? -μ2/v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको बोल दिया आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसको बोला आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका du/dt, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आएगी? μ1/μ2 v/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला वाला पेज। नोट किया आपने? कर लिया। देखिए इसमें फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर ऐसा हो अपने पास सरफेस भी चल रही हो, इसकी भी वेलोसिटी है vs, ठीक है, तब क्या रहेगा? और ये अपने पास में है बाकी जो चीजें थी कि अपने पास ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इधर वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इस केस में जो रहेगा इसके सापेक्ष देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना आया था? μ1/μ2 इंटू v/u का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो इसकी सहायता से जो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यहाँ पर इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। तो सापेक्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं ये वाला। पहले क्या था? μ2/μ1 आएगा शायद। μ2/μ1 था,
क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम? इमेज की कैलकुलेट कर रहे थे? नहीं, म्यू वन बाई म्यू टू आए, म्यू वन बाई म्यू टू। यहाँ से देखिए, नोट किया आपने? एक सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रही है सरफेस जो है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो चल रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट, ये दूरी आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका अपवर्तनांक इधर एयर है, तो आप 1 लेके चलोगे, और इधर इसका जो अपवर्तनांक है वो 1.5 दिया हुआ है। तो आप बताइए प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करो। इसका मतलब धरातल के सापेक्ष ज्ञात करना, का वेग ज्ञात करो। इसमें ये जो है ये धरातल के सापेक्ष वी आई, वी आई ज्ञात करना। देखिए पहले वी यू ज्ञात करो, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, फिर नोट किया आपने? देखें, देखिए पहले तो अप्लाई करें हम फॉर्मूला, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो म्यू टू कितना है? 1.5। अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, उधर से देखिएगा 1.5 डिवाइडेड बाई वी मुझे ज्ञात करना है, ये 1 है, और ये मेरे को -30, शायद आर नहीं दिया मैंने, आर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू म्यू टू 1.5 माइनस 1/10, और ये धनात्मक होगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ 1.5 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1/30 इक्वल्स टू ये कितना? 1/20। इसका मतलब ये बना 1.5 डिवाइडेड बाई वी इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। ये कितना आ जाएगा अपने पास में? 1/60। इसका मतलब वी की वैल्यू आ गई 90 सेंटीमीटर। वी कितना आ गया आपका? 90। तो आप फॉर्मूले में लगाएं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to surface mu1 by mu2 into v by u square into velocity of object minus velocity of surface, ये ज्ञात करना है। ये धनात्मक था, कितना था? 1। म्यू वन कितना? 1। ये कितना? 1.5। ये कितना है? 90। ये कितना है? 30 स्क्वायर। ये कितना है? 4, और ये 1। इसको सॉल्व कर लें हम, तो कितना रहा? वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल्स, ये कितना? इसको 2/3 बोल दूं मैं। यहाँ से देखिए ये बनेगा 3/2, 2 ऊपर चला गया, 2/3। ये कितना हो गया अपने पास में? देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 9 गुणा 2 कितना? 18। वेलोसिटी ऑफ इमेज -1 इक्वल्स टू 18। तो कितनी आई? वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई 19।
सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए सभी, देखिए इसको। सर यस, सर ये 2/3 के यहाँ से कैसे आ गए? ये 1.5 था ना, तो 1.5 को मैं 3/2 बोल सकता हूँ। 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। बोलो। यस सर, यस सर। नोट किया आपने? हो गया सर। तो आगे लेंस बना लीजिए आप, हेडिंग लेंस। सर ये चैप्टर कितना और रह रहा है अभी? अभी लेंस है अपने पास में, उसके बाद में एक अलग पार्ट है जो डिफेक्ट्स इन आईज एंड जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला है, वो सब भी है। और इसमें भी 2-3 डेरिवेशन भी मैंने पीछे छोड़ा सर है। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगी? हाँ, इसके बाद में मैं भी ये सोच रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स ही करवा दूँ। वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 11th क्लास में पढ़ चुके हो तो। जो सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो तो हो गया था ना आपका, फॉर्मूले आएंगे। बस थोड़ा सा हम काम करके म्यू2 म्यू1 को रिप्लेस कर देते हैं नॉर्मल तरीके से। तो देखिए इसमें पहले तो थोड़ा नोट कर लीजिए। दो गोलाकार, दो गोलाकार अथवा एक गोलाकार एक गोलाकार एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे समतल पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें फिर दो प्रकार कहते हैं, उत्तल और अवतल। अब जनरली ऐसा मानते हैं कि उत्तल दर्पण अभिसारी होता है और अवतल अपसारी होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। तो बोर्ड के लिए आप ऐसा याद रख सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसा आता है कि उत्तल दर्पण हमेशा अभिसारी होता है, कि आंसर आपका नहीं रहेगा। वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों नहीं होता। तो उत्तल दर्पण देखिए पहले जो अपने पास में, वो माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए या तो ये नोट कर लो,
लेंस का अपसारी या अभिसारी होना, अपसारी या अभिसारी, अपसारी का मतलब डाइवर्जिंग, जो फैलाएगा, डाइवर्जिंग, या अभिसारी कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग होना या होने की प्रकृति, होने की प्रकृति लेंस के अपवर्तनांक, लेंस के अपवर्तनांक वह लेंस जिस माध्यम में रखा हुआ है, जिस माध्यम में रखा हुआ है उसके अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पर निर्भर करती, बेसिकली रिलेटिव पर निर्भर करती है। पहला देखते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल में क्या होता है, बीच का पार्ट है वो उभरा हुआ रहता है। वहां पर उत्तल दर्पण में क्या था, उत्तल दर्पण ऐसा था तो बीच का पार्ट वो बाहर निकला हुआ था, उत्तल लेंस। इसमें देखिए ये लेंस, यह लेंस बीच में से, यह लेंस, यह लेंस बीच में से, बीच में से मोटा तथा किनारों की ओर, किनारों की ओर पतला होता है, तथा किनारों की ओर पतला होता है, तथा किनारों की ओर पतला होता है। यह लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों की ओर पतला होता है। बीच में से मोटा तथा किनारों की ओर पतला होता है। इसमें भी फिर अपने पास में कुछ टाइप्स होते हैं। नोट किया आपने, ये नोट किया। तो इसकी प्रकृति देख लेते हैं, पहले देखिए। यस, कर लिया सर। देखिए तो इसमें अगर मैं पहली बार, ये इस टाइप का रहेगा, नॉर्मल जो लेंस रहेगा अपने पास में इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पर अगर प्रकाश किरणें आपतित होती है, ठीक है, और अगर ऐसा है कि म्यू ऑफ लेंस अपने पास में ज्यादा है, ये अगर अपने पास है म्यू ऑफ लेंस, तो इससे क्या होता है, अगर लेंस का माध्यम ज्यादा है तब तो ये काम करता है जो है अभिसारी लेंस की तरह। जब अपने पास में म्यू ऑफ लेंस ज्यादा है म्यू ऑफ मीडियम से, क्योंकि प्रकाश किरणें एक तरीके से सघन से विरल में जा रही थी, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएंगी। और अगर उल्टा हो जाता है, अगर उल्टा हो जाता है कि जो है म्यू ऑफ मीडियम का माध्यम ज्यादा हो जाता है, आ गए सभी, देखिए तो
यहाँ पर ये था कि अगर इस टाइप का आ रहा है तब तो ये कन्वर्ज करने का काम करता है। अगर इसका जो माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है और जो बाहर जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक अपने पास में कम है, तब तो ये काम करता है अभिसारी लेंस की तरह। लेकिन उल्टा हो जाता है कि इसका तो अपवर्तनांक कम है और इसको जिसमें रखा उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, तो फिर क्या रहता है, फिर ये डाइवर्ज करने का काम करती है, फिर डाइवर्ज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रकृति चेंज हो जाए। तो आप ऐसा नहीं याद रखना है कि उत्तल लेंस हमेशा ही अभिसारी होता है, नहीं, वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर आपने उसको ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से भी ज्यादा है, तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। अभी इसको मैथमेटिकली देखेंगे, इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनेगा, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभिसारी की तरह व्यवहार, ये ध्यान रखें। फिर इसमें कुछ टाइप्स हैं अपने पास में। एक, जब दोनों अपने पास में इस टाइप दोनों ही इससे उभरे हुए हो तो इसको बोलते हैं उभयोत्तल। मतलब दोनों जो सतह वो कैसी हैं, उत्तल, दोनों ही सतह बाहर निकली हुई, तो ये अपने पास में उभयोत्तल, बाइकॉन्वेक्स बोलते हैं। उभयोत्तल, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स। अब बाइकॉन्वेक्स में भी एक हो जाता है अपने पास में कि दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं अगर समान हो, जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या r1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 है, तो उभयोत्तल में ही फिर दूसरा टाइप बनता है अपने पास, ये भी उभयोत्तल ही है। लेकिन अगर दोनों ही की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो जाएं, इधर की वक्र त्रिज्या r है और इधर की, तो इसको फिर हम इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। हिंदी में मुझे ध्यान नहीं, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब इक्वी का मतलब एक तरीके से इक्वल से लिया गया है कि दोनों तरफ की जो सतह है वो एक तरीके से इक्वल है, इसका मीनिंग ये अपने पास इसमें फर्स्ट टाइप। उभयोत्तल बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स मतलब दोनों सतहें वो बाहर निकली हुई, तो वो बाइकॉन्वेक्स उभयोत्तल। ये जो अपने पास में इक्वी कॉन्वेक्स की दोनों तरफ की अगर वक्रता त्रिज्याएं समान है तो उसको इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हैं। दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो इक्वी कॉन्वेक्स। अगला जो अपने पास में ये अपने पास में समतलोत्तल, कि एक जो है वो तो समतल और दूसरा क्या है, उत्तल है अपने पास। तो वो ऐसा हो सकता है अपने पास में, ऐसा हो सकता है, दोनों ही अपने पास में समतलोत्तल है, कोई फर्क नहीं। तो ये समतलोत्तल, तो इस टाइप के लेंस को बोलते हैं हम समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतलोत्तल। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। देखा आपने, आगे चलें। देखिए तीसरा टाइप जो इसमें आता है कि एक तो कॉनकेव हो जाए और दूसरा कॉन्वेक्स हो जाए। नोट नहीं किया को। देखिए देखिए देखिए, mu of lens greater than mu of medium। सर ये क्या लिख रहा है, इक्यू कन्वर्ट? इक्वी कॉन्वेक्स, CONVES, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब ये बेसिकली उभयोत्तल का ही प्रकार है ये, लेकिन इसमें क्या है, दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं समान है, इसमें वक्रता त्रिज्याएं समान नहीं, R1 और R2 नोट किया, यहाँ पे दोनों R नोट किया है मैंने।
हो गया सर। तो इसमें तीसरा जो अपने बोलिए, नहीं हुआ? तीसरा जो हो अपने गया पास हो। है वो इस टाइप का है। इसको बोलते हैं अवतलोतल। मतलब एक तो अवतल है और दूसरी उत्तल। अवतलोतल, अवतलोतल। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। पहला दर्पण था अपने पास में, दूसरा है अवतल दर्पण। अब तो लेंस। हाँ, लेंस लेंस। का। हाँ, लेंस, लेंस। दर्पण तो बहुत पहले पढ़े। अवतल लेंस देखिए, इसमें भी उसी टाइप का 3 टाइप करेंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, जो बीच का पार्ट है वो दसा हुआ रहेगा। देखिए, तो इसमें भी अपने पास में यह लेंस, यह लेंस, यह लेंस, बीच में से, बीच में से पतला तथा किनारों, किनारों की ओर, किनारों की ओर मोटा होता है, किनारों की ओर मोटा होता है। इसमें भी अपने पास में पहला केस तो यही बनेगा, इस टाइप का, कि बाई कॉनकेव बोलेंगे, बाई कॉनकेव। इधर की अगर R1 है, इधर की R2 है, तो हम इसको बोले बाई कॉनकेव लेंस। और फिर इसमें भी अगर R1 और R2 अपने इक्वल हो जाए तो क्या बोल देंगे, इक्वी कॉनकेव, या इसको हम बोल रहे हैं उभयावतल, उभयावतल, उभयावतल। फिर इसमें मैं बात कर रहा था कि अगर दोनों तरफ की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हो जाए, कि अगर इधर भी R है और इधर भी R है, तो फिर उसको इक्वी कॉनकेव, इक्वी कॉनकेव लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस। फिर समतल की बात कर लेते हैं, समतलावतल। अगर समतलावतल की बात करें तो उसमें ऐसा हो सकता है, ये अपने पास ये ऐसा हो, अब वो दोनों सरफेस में से किसी को किधर भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समतलावतल, इक्वी प्लेनो, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये नोट किया आपने? हो गया सर। देखिए, एक थर्ड इसमें रह गया। सर रुको, नहीं हुआ। देखिए,
हो गया सर। देखिए इस टाइप का उतला अवतल, मतलब दोनों ही अपने पास में एक एक तो उत्तल और दूसरी अवतल, उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये पहले भी तो बताई थी आपने, उत्तल लेंस में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का अलग अलग थे दोनों, देखो स्ट्रक्चर। कॉन्वेक्सो, कॉनकेव, वो इस टाइप का था। अभी बता। यस, बोलिए। हाँ, इस अगले वाले पेज को। पिछले पे यस, नोट किया। हो गया। यस सर, होगा। देखिए अब इसमें आते हैं अपने पास कुछ परिभाषाएं। जैसे दर्पण के लिए देखा था उसी तरीके से यहाँ पर परिभाषा आएंगी। तो पहली अपने पास में मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष तो लेंस की सतहों के गोलीय पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो अपने पास में मुख्य अक्ष। तो देखिए लेंस की सतहों, लेंस की सतहों के गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली, के केंद्रों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को मुख्य, को मुख्य अक्ष कहते हैं। अपने पास में ये जैसे इस टाइप के लेंस है या इस टाइप के लेंस है, तो ये गोलीय सतहों के केंद्र एक तरीके से ये जो रहेगी केंद्रों की, इसका केंद्र अपने पास यहाँ पर था, इसका केंद्र यहाँ पर, तो इनको ज्वाइन करने वाली रेखा। ऐसे इसमें भी ये आप लाइन बना सकते हो, ये मुख्य अक्ष रहेगी। देखें प्रकाश केंद्र क्या रहेगा, यहीं पर रहेगा जो ध्रुव था अपने पास में, कि वो बिंदु जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो तो बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाए। देखें सेकंड जो है प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर
मुख्य अक्ष पर लेंस के अंदर वह बिंदु जहां पर आपतित प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के बाहर निकल जाएगी। ये ऐसा है, इसके अंदर कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसा है कि उस पर प्रकाश किरण अगर आपतित होती है तो सीधे निकल जाती है बिना कोई विचलन। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस जैसे हमने वहां पर देखे थे उसी तरीके से यहाँ पर रहेंगे। सर दर्पण में ध्रुव होता है, ऐसे ही लेंस में ही होता है प्रकाश केंद्र। हाँ, वो वैसा ही जैसे वहां पे ध्रुव था, आज पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मुख्य अक्ष की अगर बात करें, इसमें मुख्य अक्ष फिर से दो रहेंगी। मुख्य अक्ष नहीं रहा, जो फोकस की बात कर रहे हैं। तो प्रथम फोकस की अगर बात करें, क्या बना था पहले अपने पास में, स्फेरिकल सरफेस में देखा था कि वो सतह जहां पर समांतर किरणें आपतित हो या जिस बिंदु से निकलने वाली किरणें समांतर हो जाती है। देखिए, तो इनका मैं डायग्राम बना देता हूँ, वो हम पहले नोट कर चुके थे डेफिनेशन, दोनों के लिए मैं बना देता हूँ कि ये बिंदु ऐसा है जहां पर प्रकाश किरणें आपतित होने के बाद में क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये बिंदु जो होता है वो अपने पास में प्रथम फोकस होता है F1। ऐसे इसमें जो रहेंगी, इसमें क्या रहेंगी, प्रकाश किरणें, क्योंकि इसका काम होता है डाइवर्ज करने का। तो ये अपने पास में जो है इस तरीके से किरणें आपतित हो रही थी, इससे निकलने के बाद में वो जानी तो यहाँ पे चाहिए थी, लेकिन इसने क्या कर दिया, उनको डाइवर्ज कर दिया, समांतर हो गई। अब क्या रहेगा, तो इसका जो फोकस रहेगा, फर्स्ट फोकस, वो यहाँ पर आएगा, आभासी रहेगा, ये आभासी रहेगा। तो नोट कर लो, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे जिससे गुजरने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती तो उसको हम प्रथम फोकस कहते हैं, गुजरती है, प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस F1 कहलाता है, प्रथम फोकस F1 कहलाता है। ऐसे द्वितीय फोकस में क्या रहेगा, इसका उल्टा रहेगा कि समांतर आने के बाद में जिस बिंदु पर मिलेंगे, मिलती हुई प्रतीत होंगी।
किया आपने? नहीं किया सर। करो करो। सर अवतल लेंस में बीच में केंद्र नहीं होगा? नहीं होगा ना क्या? इसकी बात कर रहे हो क्या आप? हाँ। हाँ होगा ना, बना लो। इसी पर तो होता है ये बिंदु। नोट किया? कर लिया। दूसरा जो अपने पास में द्वितीय फोकस, तो चौथा पॉइंट है द्वितीय फोकस एफ। इसमें नोट कीजिए आप, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं या प्रतीत होती है, या क्या या जिस बिंदु पर अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस कहलाता है। देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए बात करें तो ये रहा अपने पास में कि समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही, जिस बिंदु पर मिलेंगी तो यहाँ पर मिल गई, मान लीजिए वो केंद्रित यहाँ पर हो गई, तो ये जो है इसके लिए F2 होगा। ऐसे दूसरे वाले के लिए देखना पड़ेगा। अब इसका नॉर्मल काम, जब अपने पास में नॉर्मल का मतलब जब तक माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक कम है लेंस से, तब तक इसका नेचर क्या रहेगा? इसका नेचर जो रहेगा अपने पास में अभिसारी, मतलब फैलाएगा ये। तो फिर किरणें जो आएंगी समांतर उनको फैलाने का काम करेगा। इससे जब किरणें फैलेंगी तो किरणें इधर चली गई आपकी, ये किरणें तो आपकी निकल गई इधर, इनको पीछे बढ़ाया आपने, यहाँ पे कहीं पे जो मिलेंगी तो ये इसका F2 होता है। इतना नोट कीजिए। कि वो गोलीय सरफेस का फॉर्मूला अगर अपने को याद है तो उससे बहुत इजीली हो जाता है।